मुंबई, ये शहर जहां हर दिन लाखों लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुटते हैं। यहाँ के हर कोने में ना जाने कितनी कहानियां छिपी होती हैं, लेकिन कुछ कहानियां इतनी दर्दनाक होती हैं कि वे हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं। आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी बताने जा रहे हैं, जो महानगर मुंबई के उपनगर चेंबूर की हेमू कॉलोनी रोड पर स्थित तालाब चरई से जुड़ी हुई है। यह कहानी एक प्रेम और विश्वासघात की है, जो आखिरकार एक भयानक हत्या में बदल जाती है। आइए जानते हैं कैसे एक साधारण सी मुलाकात ने, एक नॉर्मल सी मिलन ने एक निर्दोष महिला की जिंदगी बदल कर रख दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। दिन था 26 अक्टूबर 2013 की रात का समय था, जब चेंबूर के तालाब चराई पर घूमने आए लोगों के बीच हलचल मच गई। वहां घूमने वाले लोगों की संख्या कम नहीं थी। रात के समय भी तालाब के किनारे कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने वहां पर एक आदमी का धड़ मिला, एक महिला का धड़ था, सॉरी, जिसका सिर और हाथ पैर गायब थे। इस रहस्यमय मामले ने पूरे मुंबई को हिला कर रख दिया। कौन थी वह महिला और किसने की थी उसकी हत्या इतनी बेरहमी से? आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले अपराध की पूरी कहानी। धड़ मिलने की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रहलाद फासिंकर मामले की प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ ही इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को और केंद्रीय कंट्रोल रूम को देने के बाद स्वयं पुलिस निरीक्षक सुभाष खानीवलकर और विजय दरीकर और शशिकांत कामले और सहायक पुलिस निरीक्षक प्रदीप वाले और संजय भवन और विजय सिंधे, पुलिस उपाधीक्षक बलिराम धंस और रवि मोहिते के साथ उस घटना स्थल यानी मौका वारदात पर पहुंच गए। अभी तक सिर्फ धड़ ही मिला था, यानी मुंडी और हाथ पैर को छोड़कर जो बीच के पार्ट होते हैं बॉडी के, वो मिले थे। उसके हाथ और पैर और सिर का कुछ पता नहीं था। इन अंगों की काफी तलाश की गई, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। इसलिए पुलिस को लगा कि हत्या काफी चालाकी से की गई है और उसने, जो हत्यारा है, वो स्वयं को बचाने के लिए सबूतों को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने मृतका की पहचान छिपाने के लिए उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर कर इधर उधर फेंक दिए थे। वहां एकत्रित लोगों से, यानी वहां जो जमा थे चेंबूर की चराई पर, वहां पर लोगों से पूछताछ में पता चला कि हाथ पैर और सिर जो मिला है, जो बिना धड़ मिला है, वो घूमते हुए एक युवक को मिला था। यानी जो वहां पर घूमने आया था उस आदमी ने देखा। पुलिस ने जब उस युवक से पूछताछ की तो उसने बताया कि मन बहलाने के लिए अक्सर वो यहाँ पर आता रहता है। हमेशा की तरह आज भी वहां पर वो आया था थकान के लिए, लेकिन तालाब में पानी में जाकर वो खड़ा हो गया था। तभी उसे लगा कि उसके पैर के पास कोई भारी पार्सल जैसी चीज पड़ी है। उसने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि वो प्लास्टिक की थैली में लिपटा हुआ एक बड़ा पार्सल था। उसको उत्सुकता होने लगी, जिज्ञासा होने लगी। उसने उस पार्सल को पानी से बाहर निकाला और उसको देखने लगा तो उसने वहां पर धड़ निकला, यानी बॉडी के पूरे पार्ट मिले मीरा मुंडे के। डर के मारे वो चीख पड़ा और उसकी चीख सुनकर आसपास टहल रहे लोग वहां पर पहुंच गए और भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद कुछ पुलिस वाले पूछताछ के बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रहलाद फासिंकर से धड़ का पहचान यानी पंचनामा तैयार करने और उसे डीएनए टेस्ट और सुरक्षा के लिए घाटकोपर के राजावड़ी अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद वहां थाने पहुंचे और सहकर्मियों के साथ विचार करने लगे कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि सिर्फ धड़ से लाश की शिनाख्त नहीं हो सकती, क्योंकि मुंडी होगी तभी पहचान होगी कि ये मुंडे या बॉडी किसकी है, और शिनाख्त के बिना जांच को आगे बढ़ाना असंभव है, बहुत मुश्किल है। थाना चेंबूर पुलिस इस मामले को लेकर विचार कर ही रही थी। अपर पुलिस आयुक्त कैंसर खालिद और पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी गौतम थाने पहुंची। सारी स्थिति जानने के बाद उच्च अधिकारियों ने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रहलाद फासिंकर को आवश्यक दिशा निर्देश देकर चले गए। अब ये केस अपने आप में बहुत बड़ा था। मुंबई पुलिस के सामने चुनौती थी। अब उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशों के आधार पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रहलाद ने सुभाष खानीवलकर और विजय दरीकर, शशिकांत कामले और सहायक पुलिस निरीक्षक प्रदीप वाले और विजय सिंधे, संजय भवन के साथ इन लोगों ने क्या किया कि जांच को आगे बढ़ाने और रूपरेखा तैयार करने की पूरी प्लानिंग कर ली कि अब इस केस को कैसे सुलझाना है। पहले तो मृतक महिला के हाथ पैर और सिर की भी तलाश
की जा रही थी कि महिला का जो चेहरा है, जो मुंडी है वो मिल जाए या हाथ पैर मिल जाए। उसके हाथ और सिर चैम्बूर ट्रांबे के जीटी तालाब में मिले थे, जबकि पैर चैम्बूर की सेल कॉलोनी से मिले थे। पुलिस ने इन अंगों को बरामद कर अपनी जांच को आगे बढ़ाया। बाद में यह पुष्टि हुई कि ये अंग उसी मृतक महिला के धड़ के थे जो तालाब से बरामद हुआ था। यानी अब हाथ पैर और मुंडी मिल गए, डीएनए टेस्ट करने में पता चल गया कि ये उसी महिला का है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा काम मृतक महिला की शिनाख्त करना था। महानगर के उपनगरों के सभी पुलिस थानों यानी सभी पुलिस स्टेशन में यह पता लगाने की कोशिश की गई कि किसी भी इलाके में किसी महिला के गायब होने की सूचना या शिकायत या एफआईआर दर्ज हो तो तुरंत सूचना दी जाए। लेकिन मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच भी इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन अभी तक किसी भी महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। पुलिस टीम ने काफी कोशिश की और आखिरकार 14 साल के एक लड़के को खोज निकाला जिसने उस आदमी को देखा था जिसने यह पार्सल तालाब में फेंका था। यानी जहां पर वो धड़ फेंका था वहां पर वो लड़का देख रहा था। पूछताछ में उस लड़के ने पुलिस को बताया कि रात 9:30 बजे के आसपास वह तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी एक सुंदर स्वस्थ युवक यानी एक खूबसूरत हैंडसम आदमी लड़का युवक उसके पास आया और उसके हाथों में प्लास्टिक का एक थैला था जिसमें उसने लाल रंग के कपड़े में लिपटा एक बड़ा पार्सल था। युवक ने उसे पैसे देकर तालाब में फेंकने को कहा, लेकिन जब लड़के ने कम पैसे लेने से मना किया तो युवक ने खुद ही जाकर वह पार्सल तालाब में फेंक दिया। ऑटो रिक्शा में आने वाला और जाने वाला इस युवक की पहचान बताने के बाद पुलिस को उस ऑटो ड्राइवर तक पहुंचने का एक रास्ता मिल गया। यानी उस लड़के ने बताया कि वो ऑटो रिक्शा से आया था। फिर ऑटो ड्राइवर को पुलिस खोजी। ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि वह आदमी उसके ऑटो में चैम्बूर के सुभाष नगर से बैठा था और वापस लौटकर भी उसे वहीं छोड़ा था। ऑटो ड्राइवर ने यह भी बताया कि वो हिंदी और दक्षिण भारतीय भाषा को मिलाकर बोल रहा था, यानी मिक्स बोल रहा था हिंदी और दक्षिण में। पुलिस ने उस युवक को हुलिया बनवाया, यानी ड्राइवर से रिक्शा चालक उससे हुलिया बनवाया और सुभाष नगर में खोजबीन शुरू की। सुभाष नगर में दुर्भाग्यवश 2 दिन की जांच के बाद पुलिस को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन पुलिस की टीम इस सब से निराश नहीं हुई और पहले की तरह ही जांच में लगी रही। तभी साकीनाका से एक सूचना मिली जिसमें पुलिस को लगा कि वह हत्या तक पहुंचने में अब देर नहीं होगी। 4 नवंबर 2013 को साकीनाका पुलिस ने फोन पर सूचना दी कि चराई तालाब में मिले धड़ वाली मृतक का की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके थाने में दर्ज है। सोचिए, 1 साल बाद यह रिपोर्ट गुमशुदा महिला की बहन सुहासिनी प्रसाद हेगड़े ने दर्ज कराई थी। सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक सुभाष खानीवलकर और सुहासिनी से संपर्क किया और उन्हें थाने बुलाकर लाश के फोटोग्राफ दिखाए। फोटो देखते ही सुहासिनी रो पड़ी और उसने लाश की शिनाख्त अपनी बहन कांता करुणाकर सेठ के रूप में की, जो 29 अक्टूबर 2013 से गायब थी। अब कांता फैशन डिजाइनर थी, जो जिसकी लाश मिली वो कांता फैशन डिजाइनर थी और वह सिल्वरली साकीनाका की महाना कॉलोनी के सनशाइन कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की ए विंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। उसके पति जो करुणाकर सेठ की जो मिक्सर ग्राइंडर का बिजनेस था, लेकिन 2 साल पहले करुणाकर के बिजनेस में ठप होने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद कांता अकेली पड़ गई थी और उसका सहारा सिर्फ 12 साल का एक बेटा रह गया था। यानी उसके पति आत्महत्या कर लिए थे। अब सुहासिनी ने पुलिस को बताया कि कांता का चैम्बूर के रहने वाले किसी लड़के से प्रेम संबंध चल रहा था। यानी पति के मरने के बाद जब वो अकेली पड़ गई तो उसका एक प्रेम प्रसंग चलने लगा एक लड़के से। फिर 29 अक्टूबर 2013 की शाम को कांता के घर से निकली थी और लौट कर नहीं आई, ये उसकी बहन बताई। सुहासिनी ने कांता की गुमशुदगी की रिपोर्ट साकीनाका थाने में दर्ज कराई थी। सुहासिनी की बातों से पुलिस टीम को उस युवक पर संदेह हुआ जिसने कांता से प्रेम संबंध था। पुलिस ने कांता के घर की तलाश की, लेकिन कुछ खास सुराग नहीं मिले। पुलिस ने कांता का मोबाइल फोन लेकर उसकी कॉल डिटेल निकलवाई तो सबसे ज्यादा जिस नंबर पर बात हुई थी वह नंबर प्रभाकर कुटीसेत का था। पुलिस ने उसके बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि वह सुभाष नगर की बिल्डिंग नंबर 6 M234 आचार्य मार्ग झोल चैम्बूर में रहता है। चैम्बूर जिमखाना के रेस्टोरेंट केवी कैटर्स में मैनेजर है। अब पुलिस टीम पहले प्रभाकर के नंबर पर संपर्क करना चाही,
लेकिन नंबर बंद होने की वजह से उसने संपर्क नहीं हो सका। उसके बाद पुलिस टीम उसके घर और रेस्टोरेंट पर छापा मारी, लेकिन प्रभाकर वहां नहीं मिला, यानी प्रभाकर गायब था। गिरफ्तारी के लिए जाने के बाद प्रभाकर ने कांता की हत्या की बात स्वीकार कर ली, यानी अब किसी तरह पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो मान लिया कि उसने हत्या की है। पुलिस ने उसे 7 दिनों के लिए रिमांड पर लिया। पूछताछ के दौरान प्रभाकर ने कांता से अपनी मुलाकात और हत्या के बारे में विस्तार से बताया। प्रभाकर ने कहा कि उसने कांता को पहली बार 1 साल पहले एक पारिवारिक समारोह में देखा था। वहीं उनके बीच बातचीत शुरू हुई थी और धीरे धीरे प्यार हो गया था। कांता और प्रभाकर अक्सर मिलते थे और उनके बीच एक गहरा संबंध भी बन गया था, यानी इनका प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ गया था। लेकिन हाल ही के महीनों में कांता प्रभाकर पर शादी का दबाव डालने लगी थी, जबकि प्रभाकर अपने परिवार और सामाजिक प्रतिष्ठा को देखते हुए यह नहीं चाहता था। कांता का शादी का दबाव प्रभाकर के लिए असहनीय हो गया और उसने उसे रास्ते से हटाने का निश्चय कर लिया और एक खौफनाक प्लान बनाया। प्रभाकर ने 29 अक्टूबर 2013 को कांता को फोन करके मिलने के लिए बुलाया। जब कांता आई तो प्रभाकर ने उसे अपने घर पर बुलाया। घर पहुंचने पर कांता को कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि वह पहले भी यहाँ आ चुकी थी, मिलते रहते थे। जैसे ही वह घर के अंदर पहुंची, प्रभाकर ने उसे बेहोश करने के लिए उसके खाने में नशीला पदार्थ मिलाया। जब कांता बेहोश हो गई तो प्रभाकर ने उसके सिर पर भारी वस्तु से, यानी वजनदार एक किसी चीज से वार करके उसकी हत्या कर दी, यानी मौत की घाट उतार दिया। हत्या के बाद प्रभाकर ने कांता के शरीर को पहचान से बचाने के लिए, यानी कोई पहचान ना पाए और उसे पकड़ ना पाए, उसके जो शरीर के पार्ट्स हैं उसे काटने का निर्णय लिया। उसने 100 को दुकानों में काट कर अलग अलग प्लास्टिक की थैलियों में बंद कर दिया, जिसके बाद उसने इन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर मुंबई के फेंक दिया, चैम्बूर इलाके में। फिर धड़ को तालाब में फेंकने के बाद प्रभाकर को लगा कि उसकी पहचान छुपाने का उसका प्रयास सफल हो जाएगा, लेकिन पुलिस की सतर्कता और मेहनत से उसका अपराध सामने आ गया। सोचिए, पुलिस किसी तरह इस मामले को सुलझा ली। प्रभाकर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सारे सबूत इकट्ठा कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया। अदालत ने उसे कांता की हत्या और 100 के टुकड़े करने का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभी आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। यह केस मुंबई पुलिस की कार्यक्षमता और सतर्कता का एक उदाहरण बन गया है। मुंबई पुलिस ने ऐसे ना जाने कितने केस सॉल्व किए हैं। उनके प्रयासों से न केवल एक निर्दोष महिला की हत्या के आरोपी को न्याय के कटघरों में खड़ा किया, बल्कि समाज को यह संदेश भी दिया कि अपराध कितना भी सोच समझ कर किया जाए, यानी कानून के शिकंजे से बचना मुश्किल है। आप भी देखते रहे हमारे साथ, लगातार सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।